पुर्तगाल, रोमानिया में वन नेशन इलेक्शन है, रूस में भी वन नेशन इलेक्शन होता है। और रूस भारत से जानते हैं कितना बड़ा है? 5 गुना। भारत से रूस कितना बड़ा है एरिया वाइज? 5 टाइम्स। और वहां पे भी वन नेशन इलेक्शन होता है। स्पेन में होता है, स्वीडन में होता है, स्विट्जरलैंड में वन नेशन इलेक्शन है, थाईलैंड में है, टर्की में है, यूक्रेन में है, वेनेजुएला में है। ऐसे 48 कंट्रीज में संडे को इलेक्शन होता है, वन नेशन इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनेगी, विधानसभा के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनेगी, प्रधान के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनेगी, पार्षद के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनेगी। उन 48 कंट्रीज में 1 वोटर लिस्ट है। एक वोटर लिस्ट बनती है, सारे चुनाव एक साथ हो जाते हैं, तो बार बार वोटर लिस्ट बनवाना ही नहीं। जिसको अपना नाम जुड़वाना है, जो 18 साल का हो गया, कुछ जगह 20 साल पे होता है, कुछ जगह 21 साल भी है, वो जाएंगे अपने पोस्ट ऑफिस में। वहां पोस्ट ऑफिस उनका नोडल सेंटर है वोटर आईडी बनवाने के लिए। वहां कोई घर घर टीचर नहीं आते। जिसको वोटर आईडी बनवाना है, जैसे भाई भारत में भी अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए हम खुद ही जाते हैं ना। पासपोर्ट बनवाना है, डीएल बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, सारे डॉक्यूमेंट हम खुद बनवाने जाते हैं। तो वोटर आईडी बनवाने नहीं जा सकते क्या? जोर से बोलिए जरा, जा सकते हैं। फिर हम टीचर को परेशान क्यों कर रहे हैं? तुम जाओ घर घर जा जाके देखो कौन 18 साल का हुआ। वहां पे उन 48 कंट्रीज में कोई व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता, और हमारे देश में 2 से लड़ सकते हैं। 2 से लड़ने के बाद क्या होता है? मान लो दोनों जगह से जीत गए तो एक छोड़ते हैं, और एक छोड़ते हैं तो वहां पे फिर चुनाव होता है, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, फिर वही चुनाव प्रचार, फिर वही नॉइज पोल्यूशन, फिर वही गाड़ियों की भोंपू बजना शुरू। एक बड़ा फायदा ये होगा वन नेशन इलेक्शन का, पैराशूटिंग बंद हो जाएगी। लेह से चुनाव वही लड़ेगा जो लेह का होगा। लद्दाख वाला आके नहीं चुनाव लड़ पाएगा। क्यों? 5 साल में एक ही बार चुनाव होना है, तो लेह वाला लेह में लड़ेगा, लद्दाख वाला लद्दाख में लड़ेगा। अभी तो ऐसा हुआ, एक काम करो, पहले पार्षद वाला चुनाव लड़ लो, हार गए कहीं और जाके प्रधान वाला चुनाव लड़ लो, वहां भी हार गए कहीं और चल के विधानसभा चुनाव लड़ लो, हार गए कहीं चल के लोकसभा लड़ लो, और नहीं भी हारे तो जीत गए तो भी लोकसभा लड़ लो। वन नेशन इलेक्शन में क्या होगा? चूंकि 5 साल में एक ही जगह से चुनाव लड़ना है, एक ही बार चुनाव लड़ना है, एक ही कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 5 साल तक जो व्यक्ति है जिसको चुनाव लड़ना है, पार्षद, प्रधान, विधानसभा या लोकसभा का, वो अपने क्षेत्र में फोकस करके रहेगा। वो दाएं बाएं नहीं भागेगा कि इधर से भी ट्राई मार लूं, उधर से भी ट्राई मार लूं, उधर भी ट्राई कर लूं, उधर भी ट्राई कर लूं, ना, ऐसे नहीं कर पाएगा। ये जंपिंग बंद हो जाएगी। क्यों? पैराशूटिंग के साथ जंपिंग बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल वो एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति बन के वहां पर प्रचार कर रहा है, तो चुनाव के पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाके चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी 5 साल की आइडेंटिटी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की हो चुकी है। तो ये जंपिंग चलती ना, फ्रॉग जंपिंग, ये फ्रॉग जंपिंग बंद हो जाएगी। 5 साल वन नेशन इलेक्शन का जो सबसे बड़ा फायदा, बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा बचेगा। पैसा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मैंने अपने PIL में पैसे को ज्यादा अहमियत दिया ही नहीं थी। वन नेशन इलेक्शन का सबसे बढ़िया फायदा ये होगा कि 60 महीने में लगभग 55-56 महीने पूरा मिलेगा आपको डेवलपमेंट करने के लिए। लास्ट के 5 महीने जो होना है वही होना है। और कभी आप ध्यान देना, चूंकि हर साल चुनाव होता है, तो जाति का जहर, भाषा का जहर, क्षेत्र का जहर, अगड़े पिछड़े का जहर, इसका जहर, मजहबी उन्माद, जो दुनिया भर के जिस समाज को डिस्टर्ब करने वाले काम है, उस इलेक्शन के चक्कर में चलते हैं। समाज में लोग आपस में बंटना नहीं चाहते। बांटता कौन है? जोर से बोलिए। पॉलिटिशियन। किस लिए? सत्ता के लिए। और सत्ता किस लिए चाहिए? जैसे दवा बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है, हथियार भी बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है, ऐसे पॉलिटिक्स भी बहुत ही
बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। इतना मार्जिन तो शेयर मार्केट में भी नहीं है सर, इतनी मार्जिन शेयर मार्केट में भी नहीं है। वन नेशन इलेक्शन से जातिवाद खत्म होगा, वन नेशन इलेक्शन से भाषावाद खत्म होगा, जो लोग भाषा के आधार पर लड़ाते रहते हैं। क्षेत्रवाद खत्म होगा, जो लोग क्षेत्र के नाम पे लड़ाते रहते हैं। मजहबी उन्माद खत्म होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन फैला फैला के अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। और जब 55 महीने इलेक्शन में जाना ही नहीं है, मतलब अभी क्या हो रहा है, वो पार्षद बन गए, प्रधान बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, बन तो गए, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, बूथ सम्मेलन कर रहे हैं। लगातार प्रिपरेशन हो रही है, इस बूथ की कैलकुलेशन करो, यहाँ इतनी वोट है, यहाँ इतनी वोट है, यहाँ इतनी वोट है, यहाँ इतनी वोट है। लोगों से मिलते जुलते केवल और केवल वोट के हिसाब से है, उनके सुख दुख के हिसाब से नहीं, उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं। वन नेशन इलेक्शन होगा जब 55 महीने पूरा फ्री मिलेगा। मेरा मानना है इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर चर्चा होगी, पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा होगी, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होगी, टैक्स रिफॉर्म के ऊपर चर्चा होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर चर्चा होगी। जब वन नेशन इलेक्शन होगा तो छोटी सी छोटी पार्टी को भी नेशनल इश्यूज पे अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा, और बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को भी एकदम नीचे के लोकल लेवल के इश्यूज पे भी अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। भाई मान लीजिए, चूंकि अभी सारे इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो लेह लद्दाख की पार्टी है या कश्मीर की पार्टी है, उसको पता है उसको तो कश्मीर की विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो हो सकता है वो सेपरेटिस्ट एजेंडे को भी प्रमोट कर दे। लेकिन वन नेशन इलेक्शन होगा, साथ में उसको लोकसभा, विधानसभा, पार्षद, प्रधान का एक साथ ही चुनाव में जाना है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो सेपरेटिस्ट एजेंडे को प्रमोट कर पाएंगे। अभी हो रहा है। वन नेशन इलेक्शन होगा, नियम कानून बदलेंगे, नियम कानून बदलेंगे, देश की व्यवस्था बदलेंगे। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, ये सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है। जो समस्या भारत में है, इवन कुवैत, दुबई, बहरीन में नहीं है, अबू धाबी में नहीं है। इसका मतलब भारत की जितनी समस्याएं हैं, सबका इलाज हो सकता है। इलाज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर, हर साल कहीं न कहीं चुनाव में लोग उलझे पड़े, ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। तो वन नेशन इलेक्शन होगा तो इसका फायदा होगा। इसलिए मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी मजबूती के साथ इसको इंडोर्स करता हूँ। वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वन नेशन इलेक्शन हो, ये सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आए, सब लोग लिखें, सब लोग बोलें, तो ये बात दूर तक कैसे जाएगी? आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? फेसबुक काफी लोग करते हैं। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया, इंस्टाग्राम भारत में 3 करोड़ लोग यूज करते हैं, ट्विटर भारत में 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, और फेसबुक भारत में 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या यूज करते हैं? फेसबुक। और जो बात आप समझा सकते हैं लोगों को, या जो बात आपको ठीक लगती है, उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम फिर क्या हो सकता है? फेसबुक। इंस्टाग्राम पे आपको लोग कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है। जिसको अच्छा लगे आपको फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे वो भी आपके हाथ में नहीं। लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना, ये आपके हाथ में है कि नहीं? जोर से बोलिए। रिक्वेस्ट भेजनी है, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। तो फेसबुक फ्रेंड कैसे बनाना? जैसे हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं अपने जान पहचान के लोगों को, यारों, दोस्त, रिलेटिव, अपने क्लोज सर्किल को, लोग मतलब जिनसे आपका सीधे सीधे बातचीत हो जाती है, उसको वर्चुअल फ्रेंड क्यों बना रहे हैं?
तो वर्चुअल फ्रेंड किसको बनाना चाहिए? जिससे नहीं जानते। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बाई नेम आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए। जैसे सोनम सर बैठे हुए हैं, अब अगर आप अपने सरनेम से आप फ्रेंड बनाएंगे तो आपके सरनेम में क्लोज आपका दायरा होगा, लेकिन नाम से आप बनाएंगे तो आपका दायरा बढ़ जाएगा। आपका नाम क्या है मैडम? पूनम। पूरा क्या लिखती हैं? पूनम भंडारी, राइट। अब अगर ये भंडारी नाम से लोगों को अपना फ्रेंड बनाए तो केवल भंडारी को बना पाएंगे। और भंडारी होते कहाँ हैं? पंजाब में, थोड़ा हाँ हिमाचल में भी होते हैं। लेकिन पूनम नाम बंगाल में भी है, गुजरात में भी है, तमिलनाडु में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, कश्मीर में भी है। तो आपको फ्रेंड कैसे नाम से बनाना? पूनम नाम से बनाना, न कि भंडारी। पूनम 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 पूनम। आपने 5000 पूनम को फ्रेंड बना लिया तो आपने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 5000 पूनम को जोड़ लिया। 5000 पूनम को जोड़ने का मतलब उसमें कोई अपर क्लास भी होगा, कोई मिडिल क्लास भी होगा, कोई लोअर क्लास भी होगा, कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई कम पढ़ा लिखा भी होगा, कोई टीचर भी होगा, कोई लेबर भी होगा, कोई मालिक भी होगा, कोई मजदूर भी होगा। तो सभी क्लास को आपने बना लिया। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए, जो आप नोट्स बना रही हैं, इसको आप उस पर लिख देंगी तो कितने लोग पढ़ेंगे? 5000। और वो भी शेयर करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये पूरी चेन बन जाएगी। आज हम जो लद्दाख में बात कर रहे हैं, एक अकेली पूनम मैडम उसको कम से कम 5-10 लाख लोगों तक पहुंचा सकती हैं। और नहीं, मैं बोल के जा रहा हूं, आप सुन के जा रहे हैं, बात खत्म। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन करेगा? ये 5000 वाला कॉन्सेप्ट करेंगे सब लोग? अपने नाम से बनाइए, कास्ट से नहीं, सरनेम से नहीं, नाम से। अच्छा, इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा मुखर विरोध कौन कर रहा है? कौन सी पार्टी कर रही है? चलो नहीं बोलना चाहते, मैं बता देता हूं। कांग्रेस कर रही है, राइट। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे क्या है? प्रीएम्बल। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआती हुई प्रीएम्बल से, राइट। प्रीएम्बल क्यों बनाया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि हम एक प्रीएम्बल में पूरा एक खाका तैयार कर दे रहे हैं, एक विजन रख दे रहे हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स रख दे रहे हैं, और इस प्रीएम्बल को कोई चेंज नहीं करेगा। प्रीएम्बल में जो चीजें अचीव करनी है, इसको अचीव करने के लिए अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करना है चेंज करना, लेकिन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको मत चेंज करना। या दूसरे शब्दों में कहूं, मान लीजिए कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, नहीं 20 मंजिल 25 मंजिल की, तो ऊपर की मंजिल पे मान लीजिए हर फ्लोर पे एक आदमी ने खरीद लिया। उसके पास ये राइट है, अगर उसने खरीद लिया, कि वो किचन को ऑफिस बना ले, ऑफिस को ड्राइंग रूम बना ले, ड्राइंग रूम को बेडरूम बना ले, बेडरूम को, ये चेंज कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन क्या उस टावर की फाउंडेशन को कोई चेंज कर सकता है क्या? फाउंडेशन की चेंज हो सकती है कब? जब पूरी बिल्डिंग को गिराना। फाउंडेशन कब चेंज होगी? जब पूरी बिल्डिंग को कोलैप्स करना है, तभी फाउंडेशन चेंज होनी। फाउंडेशन नहीं चेंज होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा प्रीएम्बल को नहीं बदलना, बाकी पूरे संविधान में प्रीएम्बल को अचीव करने के लिए जो चाहिए आप वो कर लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उसके तुरंत 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? प्रीएम्बल।
क्यों? क्योंकि पहले एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स डिसाइड कर ले, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए वो करते रहेंगे। और 24 जनवरी 1947 को प्रीएम्बल यूनानिमसली एडॉप्ट हो गया, और जो प्रीएम्बल एडॉप्ट हुआ 24 जनवरी 1947 को, ना उसमें सोशलिस्ट वर्ड था न सेकुलर वर्ड था। पूरी चर्चा के बाद बना। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, एक उन्होंने अमेंडमेंट मूव किया। ये संविधान बना कैसे था इसको समझ लीजिए। आज की डेट में कानून कैसे बनता है? संसद में बनता है ना। अभी तो नई बिल्डिंग बनने लग गया, पहले पुरानी बिल्डिंग में बनता था। एग्जैक्टली संविधान भी उसी बिल्डिंग में बना था, और वैसे ही बना था जैसे आज कानून बनता है। सुबह 10 बजे वो सब लोग, संविधान सभा के लोग आते थे, उसके बाद चर्चा शुरू होती थी, प्रस्ताव पेश होता था, डिस्कशन होता था, किसी को अमेंडमेंट मूव करना है अमेंडमेंट मूव करता था, सब एज इट इज जैसे आज कानून बनता है वैसे उस समय ये संविधान बन रहा था। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने एक अमेंडमेंट मूव किया। ध्यान से सुनिए कि संविधान के आर्टिकल 1 में सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल वर्ड जोड़ दिया जाए। पूरी दिन भर चर्चा हुई और शाम को वोटिंग हुई, रात को करीब 8 बजे के आसपास, और वो प्रस्ताव खारिज कर दिया। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने फिर से अमेंडमेंट मूव किया। उन्होंने बोला कि अगर आप सोशलिस्ट नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं, कोई बात नहीं, फेडरल नहीं ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सेकुलर ऐड कर लो, और अगर आर्टिकल 1 में नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आर्टिकल 18 में यूज कर लो। दिन भर चर्चा हुई, वो प्रस्ताव भी उनका खारिज हो गया। जैसे वोटिंग होती है ना, ऐसे उस समय वोटिंग होती थी। 6 दिसंबर 1948 को फिर प्रस्ताव पेश हुआ कि इसको प्रीएम्बल में जोड़ दिया जाए, सेकुलर को। फिर दिन भर चर्चा हुई, फिर खारिज हो गया। 3 बार तो अकेले प्रोफेसर केटी शाह साहब ने ट्राई किया था इसको संविधान में जुड़वाने के लिए, और दिन भर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव गिरा दिया गया। और गिराया गया मोटा मोटा जो उसमें लॉजिक दी गई थी कि नहीं, जो प्रीएम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर हम प्रीएम्बल में छेड़छाड़ की परमिशन देंगे तो प्रीएम्बल में अगर कुछ ऐड करने की परमिशन देंगे तो प्रीएम्बल में फिर अगर जोड़ने की परमिशन मिल गई सरकार को तो घटाने की भी परमिशन मिल जाएगी। जो अगर कुछ जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, इसलिए हमें इसमें न जोड़ने की परमिशन देना है न घटाने की परमिशन देना है, इसको एज इट इज रखना है। 17 दिसंबर 1949 को फिर प्रीएम्बल पे चर्चा हुई और फिर फाइनल प्रीएम्बल अडॉप्ट हुआ। उसमें भी सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। 27 फरवरी 1967 को सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ केस का एक जजमेंट आया। उस समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल 11 जज होते थे और 11 के 11 जज बैठे गोलकनाथ केस सुनने के लिए, यानी फुल कोर्ट। और फुल कोर्ट ने कहा कि सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। जो प्रीएम्बल में शब्द लिखे हुए वही है। 10 मार्च 71 को इलेक्शन हुआ, कांग्रेस को 352 सीट मिली। 18 मार्च 71 को इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। इस बीच एक राजनारायण हुआ करते थे। राजनारायण जी ने इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत धांधली कराई है, इन्होंने बूथ कैप्चरिंग कराई है, लुटवा दिया है पूरा बूथ, और बहुत सारे उन्होंने एविडेंस दिए, विटनेस दिए। वो इलेक्शन पिटीशन 4-5 साल तक चलती रही। अच्छा हाँ, इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री हुई वैसे उन्होंने संविधान का 24वां संशोधन किया, और जो गोलकनाथ केस में फैसला आया था कि प्रीएम्बल को बदला ही नहीं जा सकता, उसको ओवरटर्न कर दिया उन्होंने 24th अमेंडमेंट के जरिए। 24 जनवरी 73 को केशवानंद भारती केस का फैसला आया। उस समय 13 जज हुआ करते थे, और 13 के 13 जज बैठ के केशवानंद भारती केस सुने थे। उन्होंने बोला
हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, जो प्रीएम्बल में लिखा है वो एज इट इज रहेगा। 12 जून 75 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी का जो सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया। 13 जून को इंदिरा जी भाग के आई सुप्रीम कोर्ट, एक हफ्ते सुनवाई हुई। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप सांसद तो बनी रहेंगी, लेकिन आप प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगी। आप सांसद तो बनी रहेंगी, लेकिन आप लोकसभा नहीं जाएंगी। आप सांसद बनी रहिए, लेकिन आप वेतन नहीं लेंगी। आप सांसद बनी रहिए, लेकिन आप किसी भी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। इतनी उनको राहत दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था इमीडिएटली आज से आपकी सदस्यता खत्म, मतलब आज के बाद आप प्रधानमंत्री नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा सा कूल डाउन किया, कूल डाउन करके बोल दिया भाई ठीक है, आप रहो, लेकिन ना प्रधानमंत्री कार्यालय जाओगी, ना लोकसभा जाओगी, ना किसी फाइल पे साइन करोगी, ना वेतन भत्ता लोगी। ये बात थी 24 जून 75 की। और 25 जून को क्या लग गई? इमरजेंसी। संविधान में इमरजेंसी कब लगेगी इसका एक पूरा प्रावधान है। इमरजेंसी लगती है नेशनल क्राइसिस की सिचुएशन में, इमरजेंसी लगती है नेशनल वॉर की सिचुएशन में, इमरजेंसी तब लगेगी जब सीधे सीधे कोई देश अटैक कर चुका हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो, वॉर सिचुएशन हो, तब इमरजेंसी लगेगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोई वॉर हुआ था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रधानमंत्री कार्यालय मत जाना, इसमें कोई वॉर हो गया था क्या? नहीं। किसी और को प्रधानमंत्री बना देती। अरे चाहती तो अपने बेटे को बना देती, संजय गांधी थे ना, उनको बना देती। नहीं, राष्ट्रपति को बोला साइन करो जल्दी से, और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, और 25 को इमरजेंसी लग गई। 26 जून आते आते सारे नेता विपक्ष जो जहां थे उनको वहीं से उठा के जेल में डाल दिया। 27 जून आते आते अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। न्यूज चैनल केवल एक ही होता था, दूरदर्शन, वो अपने कंट्रोल में था, तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं सकता था। दिल्ली में 2-3 अखबार ऐसे थे जिनका बिजली पानी का कनेक्शन कट गया तो वो पब्लिशिंग बंद हो गई। उसमें एक ही अखबार ने हिम्मत किया, उसने जनरेटर लगवा लिया और जनरेटर लगा के अखबार छाप रहा था, और पानी सारे एम्प्लॉइज पानी घर से भर भर के लाते थे, तब बेचारे पानी पी रहे थे। ये सिचुएशन हो गई थी। एक सोचिए, और जब इमरजेंसी लग जाती है ना तो संविधान संशोधन वगैरह नहीं होता। पहली बात, इमरजेंसी लगाना गलत था, फिर इमरजेंसी में काम भी शुरू हुआ। क्या काम हुआ? 1 अगस्त को संविधान का 38वां अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट करके ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस इमरजेंसी के खिलाफ कोई पिटीशन सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उस इमरजेंसी को लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, PIL फाइल हो गई। तो उस PIL सुप्रीम कोर्ट को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। 10 अगस्त को 39वां अमेंडमेंट हुआ कि PM के इलेक्शन का जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। पहले क्या बोला? इस इमरजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई याचिका नहीं सुनेगा। अगला 10 अगस्त को क्या कह दिया कि PM के इलेक्शन के खिलाफ कोई याचिका नहीं सुनी जाएगी। 18 मार्च 76 को लोकसभा का टेन्योर खत्म। लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, राज्यसभा को विल ऑफ द पीपल नहीं कहते, लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलेक्ट होके आते हैं, डायरेक्ट चुन के आते हैं। 18 मार्च 76 को लोकसभा का टेन्योर खत्म हुआ, उन्होंने टेन्योर बढ़वा दिया 1 साल के लिए। सोचिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है कि न तो प्रधानमंत्री कार्यालय जाना, न तो लोकसभा में जाना, न किसी ऑफिस में साइन करना, वो राष्ट्रपति भी लगवा, राष्ट्रपति शासन, वो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी भी लगवा रहा है, संविधान भी लगातार बदल रहा है, और लोकसभा का टेन्योर भी बढ़ा रहा है। लोकसभा का टेन्योर भी बढ़ गया। 28/4 को ADM जबलपुर केस आया, जस्टिस खन्ना ने उसमें डिसेंट किया। 27 मई 76 को 40वां अमेंडमेंट हुआ।
7/9/76 को 41वां अमेंडमेंट हुआ और 2 नवंबर 76 को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, प्रियम्बल भी बदल दिया। मतलब न लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल खत्म, न चुनाव हुआ है, न नई सरकार चुन के आई है, कुछ भी नहीं आई, और 7 अमेंडमेंट हो गए संविधान में, 7 चुनाव हो गए और सारे लीडर ऑफ अपोजिशन बेचारे भागे हुए घूम रहे बाहर बाहर। उसमें यह भी था कि 6 महीने के अंदर एक बार साइन करने आना जरूरी है। 6 महीने में अगर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद सिग्नेचर नहीं करते तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका भाग गए थे, वहां से सिख बन के आए, पगड़ी उगड़ी पहन के गए और साइन करके फिर निकल गए अमेरिका। क्यों? क्योंकि सबको खतरा था कि जहर भी दिलवा सकती हैं, हाथ पैर भी तोड़वा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और ऐसे समय में जब न मीडिया है, न विपक्ष के नेता हैं, न कोई है, उसके बाद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया। इसीलिए मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने यही दलीलें दी थी जो आपको बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए, अब तो 50 साल बीत चुका है, बाकी सरकार चाहे तो इसको ठीक से कर ले, ठीक कर ले। अच्छी बात यह है कि संसद में मुद्दा बन गया है और धीरे धीरे इस पर चर्चा होने लग गई है। कल भी 25 जून को अभी जब ब्लैक डे मनाया जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि अगर इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के दौरान किया गया संविधान संशोधन गलत। नहीं, ये दोनों वर्ड कल स्टेटमेंट आई है बीजेपी की तरफ से, नहीं मैं समझ रहा हूं, दोनों वर्ड आपके हटाए जाएंगे क्योंकि ये नहीं संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में नहीं, संविधान आप बीजेपी क्या कहती मैं वो नहीं जानता, मैं तो एक लीगल आदमी हूँ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट को मैं ज़्यादा वो नहीं मानता। मैं तो आपको रीजनिंग दिया, मैंने आपको लॉजिक दिया कि जब 18 मार्च को लोकसभा का टेन्योर ही खत्म हो गया तो उसके 8 महीने के बाद नवंबर में संविधान सभा में, संसद में वो वोट देने वाले कौन थे? भाई लोकसभा का टेन्योर 5 साल का ही होता है और टेन्योर पूरा हो गया तो 5 साल पूरे होने के बाद 8 महीने के बाद वो कौन लोग थे जो वोट दे रहे थे? क्या उनकी वोट वैलिड है क्या? भाई आप लोग फैकल्टी मेंबर्स हैं, जब तक आप अपने सर्विस में हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकते हैं क्या? आपके कोई वोट की कोई कीमत है क्या? नहीं, रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए। ये इश्यू है। ऐसे विषयों पे आप लोगों को भी लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तरीका मैंने आपको बता दिया। पूनम भंडारी 5,000 पूनम। आपका नाम क्या है? जी सुरेश दुग्गल। सुरेश, तो हमें करवाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि ठीक है की हायर एजुकेशन की कल हरियाणा से गाइडलाइंस आ गई है कि ये संविधान हत्या दिवस जो मनाया जाएगा पूरा साल, कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी। हाँ, हमें डाटा अपडेट हो गया तो हम थोड़ा जल्दी करवा पाएंगे। तो मैंडेटरी इस पर मैं राइटअप दे दूंगा, मैं अपनी पिटीशन की कॉपी सौंप दूंगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ रिसर्च करना हो तो मैं अपनी पिटीशन आपको भेज दूंगा, आप उस पर काम कर सकते हैं। आप लोग एक काम करना चाहिए, पता नहीं इधर होता है कि नहीं होता। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हम लोग बचपन में अपने 6वीं 7वीं 8वीं में एक ऐसे लिखते थे और ऐसे लिखते थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। आप लोगों ने लिखा नहीं सर? लिखा इधर नहीं लिखा? किसने लिखा? आता था सर, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना। अरे एग्जाम में पूछा जाता था, एग्जाम में एक क्वेश्चन होता था, उसमें उसका हेडिंग होती थी, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। तो मतलब बचपन में वो एक बच्चे की सोच क्या होती है उसको चेक करने के लिए ये सवाल पूछा जाता था। तो अपना 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और उसी पे लिखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करते। लिख सकते हैं क्या? इससे जागरूकता बढ़ेगी। भाई देखिए, गलत काम के खिलाफ अगर अध्यापक नहीं बोलेंगे, अधिवक्ता नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?
वो जिसको बेचारे को हर महीने 5 किलो राशन लेना